नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं गांव सवेरा। आज फिर आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे जींद जिले की विधानसभा सीटों के बारे में कि वहां पर कौन बीजेपी और कांग्रेस से प्रत्याशी आएगा और किसकी हवा है, किस किस्म के समीकरण चल रहे हैं और क्या नए रुझान उभर कर आ रहे हैं। तो उसकी जानकारी हम कुलदीप कुमार से लेंगे, विजेंद्र सिंह से लेंगे। विजेंद्र जींद जिले के पत्रकार हैं, एक लंबा अरसा वहां पर लगातार पत्रकारिता करते हो गया। और कुलदीप रिसर्च स्कॉलर हैं, डेटा पे अच्छी पकड़ है। अभी भी हमें पिछले कुछ दिनों से लगातार कुलदीप ही डेटा के मामले में असिस्ट कर रहे हैं। कुलदीप, शुरुआत आपसे ही मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम अगर जींद जिले की बात करते तो जींद शहर की जो सिटी की जो सीट है, विधानसभा सीट है, उससे शुरुआत करते हैं क्योंकि साल 2019 का आप इलेक्शन याद करिए, उससे पहले वहां पर बाय इलेक्शन हुआ था। उस बाय इलेक्शन की वजह से बहुत कुछ चीजें हरियाणा की पॉलिटिक्स में बदली थी। तो कृष्ण मिड्ढा वहां से जीतकर उभरे थे, बीजेपी में चले गए थे। हालांकि वो परिवार हम सबको पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़ा रहा है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल टूटती है, जेजेपी एमर्ज होती है और जेजेपी भी जींद जिले में बहुत अच्छा अपना प्रभाव छोड़ती है, कई सीटें जीत कर आती है। और कृष्ण मिड्ढा जो बीजेपी से एक हिसाब से बड़ी चीज बनकर उभरते हैं। तो कुलदीप, ये बताइए कि अब की बार बीजेपी से क्या कृष्ण मिड्ढा को ही टिकट मिल रही है या कोई और भी दावेदार हैं, और कांग्रेस से किनको टिकट मिलेगी जींद जींद सिटी की विधानसभा सीट की मनदीप बात करें तो? मनदीप जी, बिल्कुल आपने सटीक विश्लेषण किया है कि किस तरीके से वहाँ का ग्राफ बढ़ा है, गिरा है। और अगर हम बातचीत करें तो हाल में वहाँ के विधायक है कृष्णलाल मिड्ढा, उसके प्रति थोड़ी नाराजगी है लोगों में। तो इसलिए हो सकता है कि अब की बार जो है ना कि बीजेपी अपनी जो उम्मीदवार है उसको चेंज कर दे। तो कुछ नाम जो सामने आ रहे हैं, जवाहर सैनी है, राजेश गोयल है और राज सैनी है, ये कुछ नाम है और कृष्ण मिड्ढा भी उनमें से एक नाम है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस में कुल 48 लोगों ने आवेदन किया था, जब एप्लीकेशन फॉर्म मांगे थे कांग्रेस में। लेकिन जो महावीर गुप्ता है उनका सबसे आगे नाम चल रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर क्योंकि शहर की सीट है, अगर कांग्रेस ओबीसी पे दाव खेलती है तो किसी सैनी कोई या कोई ओबीसी के नेता कोई वहां से चुनेगी, जैसे रमेश कुमार सैनी है। या और भी मैं कुछ नाम आपको गिनवाऊं जो टिकट थे जिन्होंने टिकट मांगी है, वहां से प्रदीप गिल है, राजकुमार गोयल है, या फिर हम कहे प्रमोद सहवाग है। तो ये कुछ नाम है मनदीप जी, जो अभी जींद जो शहर की सीट है वहां से जो टिकट मांग रहे हैं लोग। अच्छा, विजेंद्र, क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी की टिकट किसके हाथ में जाएगी, कांग्रेस की टिकट किसके हाथ में जाएगी, और कौन से नाम प्रमुख हैं? और आपके हिसाब से ये सीट क्या इस बार भी बीजेपी के ही खाते में जाएगी या कोई और समीकरण आप इस सीट पर देख रहे हैं? मतलब देखिए, पहला तो आपने जो कहा था कि क्या माहौल है। अगर कुछ सीटों को छोड़ दें हरियाणा में, बाकी की सीटों पर पार्टी कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, ना कि किसी कैंडिडेट के पक्ष में माहौल है। इसीलिए आपने देखा होगा कि 2500 से ज्यादा जो आवेदन आए हैं वो उसी का नतीजा है कि एक एक सीट पर 20-20, 30-30, 50-50, 60-60 कैंडिडेट्स जो हैं खड़े हैं, लाइन में लगे हुए हैं कि टिकट चाहिए। मैक्सिमम सीटों पे यानी ज्यादातर सीटों पे उन लोगों को पता है कि पार्टी के पक्ष में माहौल है, किसी उम्मीदवार के पक्ष में माहौल नहीं है। ठीक ऐसा यहाँ यहीं पे जींद की सीट पे भी वही हाल है। पिछले 3-4 योजनाओं से जिस प्रकार से मिड्ढा परिवार यहाँ से प्रतिनिधित्व करता आ रहा है, लेकिन अब की बार बहुत कोई मजबूत स्थिति में नहीं है। मैं सीधे कहूँ तो बहुत सारे एलिगेशंस लगे, शहर में ड्रेनेज का व्यवस्था है या फिर क्राइम का बड़ा मुद्दा है, बहुत से सारे ऐसे इश्यूज रहे कि धीरे धीरे कोई शहर में इस तरह का बड़ा कंट्रोल, बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला। और कुछ जो सत्ता विरोधी जो लहर है, एंटी इनकम्बेंसी जो वेव है, वो यहाँ पर भी काम करेगी। खैर सिटिंग एमएलए है, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन जो नाम इन्होंने लिए, जिस प्रकार से राजेश गोयल यहाँ से एकदम से एक्टिव हुए हैं, पहले पीए रहे हैं मनोहर लाल खट्टर के, लेकिन किन्हीं कारणों से एकदम से फिर वो इनएक्टिव हो गए थे। जब फर्स्ट टर्म था मनोहर लाल खट्टर का 2014 से 19 में, बहुत एक्टिव दिखाई दिए राजेश गोयल, लेकिन एकदम से इनएक्टिव ओझल हो गए, डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। लेकिन अब एकदम से फिर पिक्चर में आए हैं। ठीक उसी तरह जवाहर सैनी, जो बहुत नजदीकी माने जाते हैं मनोहर लाल खट्टर के, वो भी एकदम से एक्टिव हो गए हैं। और अभी जिला परिषद सॉरी नगर परिषद की जो चेयरपर्सन है, उनके जो ससुर हैं राज सैनी, वो भी एक मजबूत उनकी दावेदारी है। इस प्रकार से
और भी लंबी लाइन है। खैर कांग्रेस जितनी लंबी लाइन नहीं है, लेकिन ये जो है जो कैंडिडेट्स बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं जींद के अंदर। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो जितने एक नाम ले, 2 ले, 10 ले, बहुत लंबी एक लाइन है। पहले नाम चल रहा था क्योंकि जो जींद की सीट है, यहाँ हरियाणा गठन के बाद से लगातार जो मुख्य मुकाबले रहे हैं वो अग्रवाल और पंजाबियों में रहे हैं। यहाँ की जो सीट गई है, शहरी सीट इसको माना जाता है, 1 लाख से ऊपर शहरी वोट यहाँ पे शहर के अंदर हैं। तो इसीलिए अब की बार भी ये माना जा रहा है कि हो सकता है कांग्रेस किसी अग्रवाल चेहरे पे दाव खेले, जिसमें मांगेराम गुप्ता जो पूर्व मंत्री हैं, उनके बेटे महावीर गुप्ता हैं, और राजकुमार गोयल हैं जो 20-25 साल से समाज सेवा में और पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं। महावीर कंप्यूटर है, रघुवीर भारद्वाज हैं, कुछ नेता रघुवीर भारद्वाज, राजकुमार गोयल रणदीप सुरजेवाला के खेमे से हैं, और बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं मैक्सिमम वो हुड्डा खेमे से हैं। लेकिन ऐसा ये माना जा रहा है कि अब की बार ऐसी चर्चाएं भी हैं और पिछले 2-3 दिनों से बातें भी हो रही हैं कि कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग पर बात कर रही है, यानी वो हो सकता है किसी बैकवर्ड चेहरे पर यहाँ पर वो दाव खेले। बैकवर्ड चेहरे में करतार सैनी हो सकते हैं, रमेश सैनी हो सकते हैं, और 1-2 ऐसे नाम हैं जो चौंका सकते हैं। हालांकि उन्होंने अप्लाई नहीं किया, आवेदन नहीं किया, लेकिन उनको भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर उम्मीदवार माना जा रहा है। तो कुल मिला के ये जो सीट है, ये जितनी पार्टियां किसी गैर जाट चेहरे पर अपना दांव खेलेंगी, और ऐसा नहीं है कि शहरी सीट होने के बावजूद ये बीजेपी के पक्ष में बहुत एक स्ट्रॉन्ग सीट इसको हम मान सकते हैं। कारण ये है कि लोकसभा का जो नतीजे आए थे उसमें 3100 के आसपास ही बीजेपी यहाँ से जीती है, जहां ये माना 50,000 से ज्यादा लीड यहाँ बीजेपी ले सकती है, लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो करंट है, ये माना जा रहा था कि बहुत बड़ी लीड यहाँ से होगी, क्योंकि पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ से चुनाव लड़ा था सोनीपत सीट से। जींद की 3 विधानसभा सोनीपत में आती हैं, जुलाना, जींद और सफीदों। 1 लाख वोटों से हुड्डा हारे थे, और अब की बार यहाँ से कांग्रेस का सांसद जीत के गया है। तो मैसेज जो इंडिकेशन है वो लग रहा है कि कोई एक तरफा मुकाबला नहीं है, बहुत यहाँ पर दिलचस्प और बहुत कड़ा मुकाबला होगा, बहुत फाइट यहाँ पर जींद की शहरी सीट पर होगी। मनदीप जी, कुलदीप, हम अब जुलाना की तरफ बढ़ते हैं, और जुलाना में जैसे आज खटखट टोल पे प्रोग्राम था, तो वहां पर विनेश फोगाट का बयान, और उसको लेकर भी, क्योंकि विजेंद्र मौके पर ही मौजूद थे, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जुलाना से प्रमुख चेहरे कांग्रेस की तरफ से कौन है, बीजेपी की तरफ से कौन है? हालांकि 2019 में सीट जेजेपी के खाते में गई थी, अमरजीत ढांडा वहां से जीते थे, लेकिन किसान आंदोलन में जींद इलाके में एक बड़ी लहर के बीच में जेजेपी तो एक हिसाब से जमुना पार पहुंच गई है। तो खैर, जमुना पार जो चले गए उनकी तो क्या बात करनी। तो यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कौन कौन संभावित उम्मीदवार आपको दिखते हैं? मनदीप जी, कांग्रेस की तरफ से अगर हम बातचीत करें तो परमिंदर सिंह धूल है जिनका नाम चल रहा है कि उनको टिकट मिल सकती है। उसके अलावा भी यहाँ बहुत कैंडिडेट है, जैसे धर्मपाल सिंह कटारिया है, या फिर राजेश मलिक है, या फिर जो विजेंद्र सर अभी बताएंगे हमें, जो आज रैली में भी थे, जो राजपाल राठी का परिवार है, वो भी पॉलिटिकली कांग्रेस से काफी कनेक्टेड है। और अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी से कोई इस तरीके से यहाँ नेता बहुत बड़ा दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ सीधी सीधी फाइट लग रही है कि कांग्रेस के लिए काफी अच्छी सीट मानी जा रही है, क्योंकि अब की बार जुलाना से आप देखोगे लोकसभा चुनाव में काफी मार्जिन से कांग्रेस यहाँ आगे थी लोकसभा चुनाव में। तो बीजेपी की तरफ से मैं कहूंगा कि संदीप लोहान कोशिश कर रहे हैं कि उनको बीजेपी से टिकट मिले। तो ये कुछ नाम है जुलाना से। तो फहरिस्त लंबी है जुलाना की, अगर हम बातचीत करें तो अगर कुल हम बातचीत करें तो कुल 86 नाम है जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से आवेदन किया है, टिकट मांगी है। और बीजेपी की तरफ से कोई खास आपको बड़ा चेहरा नहीं दिखता? बीजेपी की तरफ से मुझे कोई खास नहीं दिख रहा है। हो सकता है संदीप लोहान भी हो सकता है बीजेपी किसी और पे भी दाव खेल सकती है इस सीट पे। जी, एक किसी सेलिब्रिटी का नाम भी चल रहा है, और किसी सेलिब्रिटी की माता का नाम भी चल रहा है, वो मैं बताऊंगा। विजेंद्र, अप टू यू। जुला, आप देखिए, जुलाना जो सीट है, हम देखिए कितनी बातों को नकारें, लेकिन जो सीटों का जो वितरण होता है वो सबको पता है कि कास्ट फैक्टर को देख के, फिर एरिया देख के टिकटों का वितरण ऐसे ही होता है। तो इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये जो जैसे मैंने बताया कि शहरी सीट है, ये यहाँ पर सभी पार्टियां गैर जाट चेहरे पर दांव खेलती आई हैं। ऐसे ही जुलाना जो सीट है, ये जाट डोमिनेटेड सीट है, और ज्यादातर यहाँ पर जाटों का ही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर रहा है। तो सभी पार्टियां
पार्टियां भी ऐसे ही, जैसे संदीप लोहान का नाम लिया, वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, यहाँ पे हैं बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा जो लंबी लाइन है वो कांग्रेस में ही है, बहुत बड़ी संख्या में है। इन्होंने नाम लिया राजेश मलिक का, और एक दो ऐसे जो कैंडिडेट है वो ये वीरेंद्र सिंह गुट के हैं। हरियाणा ये जो बेल्ट है इसमें वीरेंद्र, सैलजा और रणदीप, जो पहले एसआर के गुट होता था, बीएसआर नाम इसको दिया गया, बीएसआर गुट। तो कुछ नेता यहाँ पर बीएसआर एक दो गुट के हैं, बाकी जो मैक्सिमम नेता हैं वो हुड्डा खेमे से ही हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हुड्डा की यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ी है, यहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं, ऐसा लग रहा है कि टिकट वितरण में उनका एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर रहने वाला है। और अब की बार देखिए, यहाँ पर पिछले 2-3 इलेक्शन में जो मुकाबला रहा है वो परमेंद्र ढुल और उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र सिंह ढुल में रहा है। ये एक ही गांव से, रामराय से हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव उन्होंने लगातार हारे हैं धर्मेंद्र ढुल ने। कांग्रेस पार्टी की अब बार शायद ये पॉलिसी उस पर अपनाए कि जिन उम्मीदवार ने लगातार 2 चुनाव हारे हैं शायद उनको टिकट ना दें। तो ऐसे में परमेंद्र ढुल एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो है उम्मीदवार मैदान में हो सकते हैं। और इसके अलावा बात की जाए, धर्मपाल कटारिया का नाम लिया, और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, गिनती करें तो गिनती की कमी नहीं है। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो जुलाना से अब की बार हमें चौंका सकते हैं कि यहाँ पर कोई पैरासूट कैंडिडेट भी हो सकता है। जैसे विनेश फोगाट का नाम बड़ी चर्चाओं में है। और आज जैसे खटखट टोल प्लाजा पर विनेश फोगाट आई थी, उन्होंने सबसे पहले अपना संबोधन शुरू किया कि मैं जींद की बहू हूँ, जींद हरियाणा का गढ़ है, किसान आंदोलन का गढ़ रहा है। और जब किसान आंदोलन की जो दुर्दशा थी, मैं फोटो देख के रोती थी, मुझे बड़ा दुख होता था, तकलीफ होती थी। मेरे ऊपर भी राजनीति का बहुत बड़ा प्रेशर है कि क्या करूं, लेकिन मुझे जो अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो कहेंगे मैं उस तरीके से करूंगी। फिलहाल मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि कोई मैं फैसला लूं। यानी कि सॉफ्ट कॉर्नर उनका है। उन्होंने क्लियर कट कोई ये नहीं कहा कि मैं अपना खेल जारी रखूंगी, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगी। और चर्चाएं ऐसी चल भी रही हैं कि इनको क्योंकि यहाँ बख्ता खेड़ा गांव है जुलाना में, इनके जो ससुर हैं राजपाल राठी नाम लिया, इनके पति हैं सोमवीर राठी, वो खैर उनके साथ ही थे। उन्होंने अपने ससुर का नाम लिया, अपने परिवार का गिनाया। तो इस प्रकार से जो इंडिकेशन इनकी तरफ से भी है, क्लियर ना नहीं है पॉलिटिक्स में, तो हो सकता है विनेश फोगाट पर भी दाव खेला जाए, क्योंकि इस तरह की बातें हो रही हैं, जो वेव चल रही है कि भाई विनेश के पक्ष में। और इसके अलावा एक और नाम है जो चौंका सकता है, संजय लाठर, जो एमएलसी भी रहे हैं यूपी में, अखिलेश यादव के बहुत नजदीकी हैं यूपी के अंदर। उनके बेटे आदित्य लाठर, उन्होंने कुछ महीने पहले यहाँ पे अपना कार्यालय भी खुला हुआ है, कैंपेनिंग कर रहे हैं डोर टू डोर। और इसके अलावा वो कैंडिडेट हो सकते हैं। हो सकता है अखिलेश यहाँ पर इंटरफेयर करें। एक नाम बीजेपी में और बताना भूल गए अभी, कुलदीप अभी मेरे जहन में आया, एक सुरेंद्र लाठर है, उन्होंने यहाँ पे अभी रिजाइन किया है, अच्छी पोस्ट पे थे वो, और उन्होंने वीआरएस लेके तुरंत बीजेपी ज्वाइन की है, काफी एक्टिव हैं। तो हो सकता है बीजेपी की तरफ से वो एक उम्मीदवार हो। तो कुल मिला के ये जो सीट है यहाँ पर अब की बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। बलराज कुंडू की जो धर्मपत्नी है वो भी यहाँ पर दाव खेलने की तैयारी में है। हालांकि ये बात क्लियर है, अब की बार जो वोटर्स है बहुत समझदार है। 2019 का ट्रेंड मैंने देखा है बहुत नजदीक से, 2024 का ट्रेंड मैंने देखा है बहुत नजदीक से, कि लोग कंसोलिडेट होके वोट डाल रहे हैं। खासकर किसान का मेरा जो वर्ग है वो एक होके वोट डाल रहा है। और जो निर्दलीय उम्मीदवार है, मुझे नहीं लगता कि इस बेल्ट में खासकर कि किसी निर्दलीय को बहुत बड़ी बढ़त मिलने वाली है। तो डायरेक्ट मुकाबला है, जींद की 500 सीटों पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने वाला है। और कहीं न कहीं जो माहौल है वो फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है, किसी उम्मीदवार के पक्ष में नहीं है। कोई ऐसा एक उम्मीदवार नहीं है जो ये कहते हैं मुझे टिकट नहीं मिली तो अपने दम पे मैं चुनाव निकाल सकता हूं। तो फिलहाल जो एंटी इनकम्बेंसी की वेव है वो यहाँ पर भी साफ नजर आ रही है। मंदिर जी, तो कुछ भी होने को कुछ भी हो सकता है, और सेलिब्रिटी कैंडिडेट आ सकते हैं, बीजेपी से भी सेलिब्रिटी कैंडिडेट आ सकते हैं। तो एक एक्टर की माता बहुत ट्राई कर रही हैं। खैर, जब एक बात सिरे चढ़ेगी तो मैं जरूर उनका बताऊंगा। मैं अगली सीट की तरफ बढ़ता हूँ। हो सकता है सेलिब्रिटी वर्सेस सेलिब्रिटी मुकाबला हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। सफीदों की हम बात करते हैं। सफीदों सीट को लेकर भी काफी बातचीत 2014 में तब हुई जब वहां से सुषमा स्वराज की बहन चुनाव लड़ी बीजेपी से, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। और अब की बार 2019 में नो डाउट की जो भूपेंद्र हुड्डा थे वहां से आ रहे थे, लेकिन अब की बार सफीदों हल्के से सोनीपत लोकसभा चुनाव में जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के, वो जीत के निकले हैं।
तो कुलदीप एक बार आप हमें बताइए कि कौन-कौन कैंडिडेट संभावित कैंडिडेट कौन-कौन से हो सकते हैं? मैं एक बात और उसमें और ऐड करना चाहूँगा, तो पीछे पॉइंट रह गया था कि सारा का सारा हाँ, देखिए मामला वेव का होता है। हम वैसे हाँ। पत्रकार हैं, कोई भविष्यवाणी हम करते नहीं, करने भी नहीं चाहिए कि कौन हुँ, उम्मीदवार जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन हम जो सिनेरियोज़ पे हुँ, बात कर रहे हैं, जुलाना जो सीट है देखिए, एक बहुत बड़ा चेहरा अमरजीत ढांडा नहीं थे, पहला चुनाव है, पहले चुनाव में ही वो जीत गए। जेजेपी हुँ, को 3 सीटें जींद से आई हैं और जो 10 सीटें आई हैं, तो एक सीट को छोड़ दें तो मैक्सिमम सीटें बांगर एरिया से आई हैं। 3 यहाँ से हुँ। अपना कैथल को आप, या फिर अपना मैं 1-2 सीटों की बात कर रहा हूँ, उधर शाहबाद से रामगढ़ का लगी। लेकिन यहाँ पर जो एक वोटों का जो समीकरण बना, जैसे जो गठजोड़ बना, जाट प्लस ब्राह्मण, जो वोट बैंक इनको बड़े जबरदस्त उसमें मिले हैं। ब्राह्मण वोट बैंक की परमिंदर ढोल के परिवार के प्रति बड़ी नाराजगी रही है पिछले चुनाव में, और एक बहुत बड़े हार का कारण उनका बने। नहीं तो परमिंदर ढोल एक अच्छे उम्मीदवार हैं और एक अच्छे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंटेंडर भी रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों की नाराजगी की वजह से उनके क्या कुछ इशू हुए थे, वो खैर हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ा इशू मामला चला था, उसकी वजह से ब्राह्मणों में बहुत बड़ी नाराजगी थी। तो कुल मिला के यही मामला है कि जो वेव है, वेव के दम पे अमरजीत ढांडा देते थे, और अब जो वेव नजर आ रही है, वो वेव बदली बदली नजर आ रही है। जेजेपी का ग्राफ जो है जीन से बिल्कुल खिसक चुका है गायब हो सब गया। बिल्कुल। और जो डायरेक्ट मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस का होने वाला है। हम सभी दो की बात कर रहे थे। जी कुलदीप, ओवर टू यू। सर यहाँ से अगर हम सफेदों की बात करें तो कांग्रेस के लिए कुल 19 लोगों ने आवेदन किया है। तो यहाँ से सीटिंग एमएलए भी कांग्रेस के ही है फिलहाल, सुभाष गांगुली है। तो निश्चित है कि उनको ही कांग्रेस जो है कि टिकट देगी। बाकी नाम इसमें जसवीर सिंह कुंडू भी है, कमल शर्मा भी है, ऐसी बड़ी फहरिस्त है, प्रवीण बाला भी है, ऐसे बहुत सारे नाम है। लेकिन मुझे लग रहा है अगर कांग्रेस सीटिंग एमएलए को टिकट देने के पक्ष में तो इनको टिकट मिलेगी कांग्रेस की तरफ से। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी की तरफ से करमवीर सैनी का नाम आ रहा है, जसवीर देसवाल का नाम आ रहा है, और एक कोई रोइला रोइला करके वहाँ लीडर है, शायद राजवीर सिंह रोइला है, उनका नाम आ रहा है। और शायद हो सकता है कुछ ये चर्चाएं भी है, शायद चर्चाएं है, मैं दावा नहीं कर रहा, कि जो कलायत से है, जो श्रीमती कमलेश ढांडा, हो सकता है उनको भी बीजेपी यहाँ से टिकट दे। तो कुछ ये नाम है जो चर्चाओं में है सफीदों को लेकर। जी, विजेंद्र जी क्या लग रहा है आपको कि किनके पास टिकट जाएगा और सफीदों का मूड क्या है? ये पार्टी ने डिसाइड करना, लेकिन जो इन्होंने एक प्रेडिक्शन किया कि जो कमलेश ढांडा है वो उम्मीदवार हो सकती हैं, वही चर्चाएं तो ये भी हैं कि राम कुंवर गौतम भी यहाँ से अपनी सीट तलाश रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग 1,90,000 के आसपास वोट है, जिसमें से 27,000 ब्राह्मणों का यहाँ पे वोट है। और पीछे जो सुषमा स्वराज की बहन है वंदना शर्मा, उन्होंने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थी, क्योंकि नारनौल जो सीट है, जींद के साथ लगती सीट है, वो भी जाट डोमिनेटेड सीट है। जैसे उचाना है, जुलाना है, नारनौंद है और हुँ, बाडड़ा है। ये 4 सीटें बहुत इनको किसान डोमिनेटेड कहिए, जाट डोमिनेटेड कहिए, यहाँ पर बहुत एक बड़ी दर्द, एक बड़ी तकलीफ किसान आंदोलन की है। और कई इस तरह के मुद्दे हैं, पहलवानों के आंदोलन को लेकर है, अग्निवीर योजना को लेकर है, बहुत बड़ी जो नाराजगी है। क्योंकि ऐसी भी चर्चाएं हैं, नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु जो है, एक एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम हम वो मिस कर गए, कि वो भी उनके पास शायद इस तरह की चर्चाएं थी कि वो जींद से भी चुनाव लड़े, वो बरवाला से चुनाव लड़े। और रामपुर गौतम की भी ऐसी चर्चाएं हैं कि वो सफीदों से चुनाव लड़े या फिर उचाना से चुनाव लड़े, कहीं ना कहीं उनको शिफ्ट किया जाए। क्योंकि नारनौल का जो मूड है वो मैंने खुद पर्सनली मैंने 10 से 12 गांव विजिट किए हैं। लोगों में इतनी नाराजगी है, वो किसी एक कैंडिडेट का नाम नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से कोई आ जाए, हमें तो अब की बार कांग्रेस को यहाँ से जिताना है। तो सफीदों से एक नाम जो ऐड मैं कर रहा हूँ, वो हो सकता है रामकुमार गौतम भी। दादा गौतम जो है दिल्ली की सड़कें आजकल नाप रहे हैं, वो ट्राई में है कि कहीं ना कहीं उनको भी बीजेपी की तरफ से, जेजेपी के विधायक हैं हालांकि नारनौल से, बहुत नाराजगी है। शुरू से ही हमलावर दुष्यंत चौटाला पे रहे हैं, बड़ी उनकी मीम्स बने हैं, बड़े फनी जोक्स बने हरियाणा के अंदर, और बड़ी कॉमेडी चली है। तो वो भी तलाश कर रहे हैं यहाँ पे। और हुँ, फिलहाल लग रहा है कांग्रेस की तरफ से लगभग सीटिंग एमएलए है यहाँ पे सुभाष गांगुली। गांगुली गांव से ही है, जहाँ से सोनीपत के जो सांसद हैं सतपाल ब्रह्मचारी, एक ही गांव के सांसद भी। तो हालांकि यहाँ से अब की बार कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 51 वोटों से हार गई थी। हुँ। ओवरऑल तो जीत से जीत दर्ज की है, लेकिन 51 वोटों से हारी है। लेकिन स्ट्रॉन्ग उनकी पॉसिबिलिटी टिकट मिलने की है। और मैंने कहा कि किसी उम्मीदवार के पक्ष में हवा नहीं है। जब हवा जब चलती है, आपने 2014 में नोट किया होगा, तो मोदी वेव चली थी,
मोदी वेव में जो है पूरा का पूरा आपने देखा जो हुआ वो सेम ऐसे ही हरियाणा के अंदर है। तो यहाँ पे वो एक बहुत मजबूत उम्मीदवार है। बीजेपी में बच्चन सिंह आर्य भी ट्राई में है, करमवीर सैनी भी प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जसवीर देसवाल है जो निर्दलीय विधायक यहाँ से रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है जब उनके ठिकानों पे ईडी और बाकी एजेंसी के छापे पड़े वो साइलेंट हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस की बेशक लंबी लिस्ट है, उम्मीद है, संभावनाएं हैं। हुड्डा गुट से आते हैं सुभाष गांगुली, बहुत क्लोज हैं उनके, और अभी कांग्रेस के एकमात्र विधायक जींद से हैं, तो हो सकता है कांग्रेस की टिकट उनको यहाँ से जाए और यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही यहाँ पर मुकाबला देखने को मिलेगा। जी, अगली सीट की ओर बढ़ते हैं और अगली सीट पिछले 2019 की हो या 2014 की हो, हॉट सीट कहा गया और आप सबको पता है उचाना कला। और उचाना में एक चीज और हुई, किसान आंदोलन विजेंद्र भी कवर कर रहे थे और मैं भी कर रहा था। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की सीट उन्होंने वीरेंद्र सिंह के परिवार को हरा के वो हासिल की थी और कर सिंधु गांव में उनका हेलीकॉप्टर उतरने वाला था, लेकिन कुछ नौजवान कस्सी लेकर पहुंचे और कस्सी से उनके हेलीपैड को खोद दिया गया। तो एक बड़ा उनके लिए एक नाराजगी उचाना में दिखी, लेकिन अब दोबारा वो दावेदारी उचाना से ही कर रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र का परिवार भाजपा ही था पहले और अब कांग्रेसी हो गया है और कांग्रेस से टिकट का दावा कर रहा है। तो विजेंद्र, पहले मैं कुलदीप से जानना चाहूंगा कि कुलदीप क्या लग रहा है कि उचाना में कि बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी ये तीन धुरे बनेंगे या सिर्फ फाइट, आपको क्या लग रहा है? और टिकट का, अगर आप पहले आप टिकट का बताइए कि कांग्रेस से किसको मिलेगी और बीजेपी से कौन कौन संभावित उम्मीदवार हैं? मनदीप जी, यहाँ से कांग्रेस की तरफ से अगर हम देखें तो 17 लोगों ने आवेदन किया है, लेकिन जैसा आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो वीरेंद्र सिंह की फैमिली है उनको टिकट यहाँ से मिलनी तय है कांग्रेस की तरफ से। वैसे एडवोकेट रमेश कुमार बामल भी है, स्वामी आदित्य वैस का भी नाम है और इसमें दिलबाग भी है, मतलब ऐसे कई सारे नाम है। रिटायर्ड आईएएस भी है इसमें, एक वजीर सिंह गोयत है। तो इन लोगों ने वहां से टिकट मांगी है, लेकिन जिस तरीके से विजेंद्र सिंह की फैमिली का रुतबा है या वो है, उस तरीके से वो छोड़ के आए हैं, तो उनको ये टिकट कांग्रेस की तरफ से मिलनी तय है। अगर मैं दूसरी बातचीत करूं, जो आपने बताया कि जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला है या फिर आईएनएलडी के जो अभय चौटाला की फैमिली है, उसकी फैमिली से भी यहाँ से कोई चुनाव लड़ सकता है। बीजेपी की तरफ से मुझे इस तरीके से कोई नाम नजर नहीं आ रहा। एक देवेंद्र सिंह अत्री है, शायद वो बीजेपी की तरफ से टिकट मांग रहे हो। बाकी विजेंद्र सर बताएंगे यहाँ के बारे में ज्यादा। तो विजेंद्र जी, ओवर टू यू। बड़ी हॉट सीट है, तो इस गर्म तवे को हाथ लगाइए। ये जो तवा है ये बहुत गर्म है और इसकी चोट लोकसभा चुनाव में देखी थी, तब जब दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला को 4210 वोट मिले थे। क्योंकि जब दुष्यंत चौटाला ने यहाँ से चुनाव लड़ा 2019 में, तो खुद वो 48,000 वोटों से यहाँ से जीते थे। बहुत बड़ी जीत, उनकी टॉप 5 में से एक जीत हरियाणा में से उनकी जीत थी। लेकिन 5 साल में उनका ग्राफ जो है देखिए, वो अर्श से फर्श पर पहुंच गए और अपनी माता को यहाँ से सिर्फ 4210 वोट और पूरी लोकसभा से 22,000 वोट उनके यहाँ पे आए। 13 महीने किसान आंदोलन चला और पूरे हरियाणा का केंद्र रहा उचाना, और आज भी यहाँ पर किसान आंदोलन का एक केंद्र अभी भी है। और पूरे हरियाणा में देखिए 125 के आसपास किसानों की जान गई थी, और जिसमें से हाईएस्ट जो किसानों ने अपने जान उनकी गई है, उनके प्राण गए हैं, वो जींद से हैं। 19 किसान जो किसान आंदोलन में जिनकी जान गई है अलग अलग वजह से, दिल्ली की सीमाओं पर यहाँ या धरने पे। तो एक बहुत यहाँ पर लोगों के अंदर करंट है, एक किसान डोमिनेटेड सीट है। और 13 महीने जब किसान आंदोलन चला तो दुष्यंत चौटाला अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घुस नहीं पाए। एक बार उन्होंने घुसने का प्रयास किया किसी गांव में, द्रोली खेड़ा गांव में, मुझे एग्जैक्ट नाम याद है। तो किसी प्रोग्राम में आना था, लेकिन किसानों ने चारों तरफ से उस गांव को घेर लिया और पूरी रात बैठे रहे, दुष्यंत चौटाला को गांव में नहीं घुसने दिया। तो ये इसके अलावा कोई बीजेपी का बड़ा लीडर है, इवन वीरेंद्र सिंह का बहुत बड़ा विरोध यहाँ पर हुआ, और उसी के चलते वीरेंद्र सिंह ने ये हवा जो है भांपी। और ठीक 2000 अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उनसे ठीक पहले अपने बेटे से जो है बीजेपी से इस्तीफा करवा के एमपी की पोस्ट से वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इन्होंने वही रिपीट किया 2014 के जब चुनाव थे लोकसभा के, उससे पहले ये कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। और अब 24 में
ये बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। तो जो दो परिवार हैं 50-52 साल से यहाँ पर वीरेंद्र सिंह के परिवार का एक कह सकते हैं कि किला रहा है। इनको बांगर का लीडर बोलते हैं, बड़े लीडर यहाँ पर रहे हैं। छोटराम के जो ये विरासत नाती ये हैं। दावा करते हैं, उनके नाती हैं और उसी के नाम पे ये पॉलिटिक्स यहाँ पे करते रहे हैं। और इसके अलावा चौटाला परिवार और वीरेंद्र सिंह परिवार का यहाँ पर कई बार आमना सामना हुआ। ओम प्रकाश चौटाला ने भी वीरेंद्र सिंह को हराया था, यहाँ से विधायक बने थे। तो इनका जो है मुकाबला चलता रहा है। लेकिन अब की बार जो दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा, हालांकि उम्मीदवार कई हैं। वीरेंद्र सिंह घोगड़िया हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं, और दिलबाग संडील हैं। वीरेंद्र सिंह काफी सालों से मेहनत कर रहे हैं। जो नगर पालिका है वहां के प्रधान हैं काला, विकास काला, वो भी ट्राई कर रहे हैं। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट पहलू है, किसान आंदोलन का जो एक बड़ा और मुख्य चेहरा है, इस धुरी रहे हैं उचाना की आजाद सिंह पालवा। वो 5 तारीख को अपने ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं और 66 गांव उचाना के अंदर आते हैं। 66 गांव के प्रतिनिधियों को लेकर वो एक साझा उम्मीदवार के रूप में उतरे हैं। अगर यहाँ पे जो बाकी निर्दलीय उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से जो बागी होंगे, चाहे हम दिलबाग संडील की बात करें या फिर वीरेंद्र सिंह घोगड़िया की बात करें या फिर विकास की बात करें, तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर निर्दलीय यहाँ पर ज्यादा मैदान में नहीं होंगे तो यहाँ पर त्रिकोणीय जो मामला हमें देखने को मिल सकता है, एक बहुत दिलचस्प मामला होगा। क्योंकि जो किसानों में बहुत बड़ी नाराजगी दुष्यंत चौटाला के प्रति है, बहुत बड़ी नाराजगी बृजेंद्र सिंह के प्रति है। क्योंकि जब ये एमपी थे तो इन्होंने हांसी में ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी बीजेपी के पक्ष में, और वो जो नाराजगी है वो जो करंट अभी भी दिखाई देने को मिल रहा है। तो त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। और देखने में ये भी हो सकता है कि चौटाला परिवार से 2 उम्मीदवार हो सकते हैं। अभय सिंह चौटाला कई दफा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि चौटाला परिवार से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हम भी देने का काम करेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा देंगे। हालांकि बातें हैं, लेकिन हो सकता है खुद अभय सिंह चौटाला 2 सीटों से चुनाव लड़ दे, इलाहाबाद और उचाना से, या अपने किसी बेटे को यहाँ से चुनाव के मैदान में उतारे। तो ये जो हॉट सीट है, वास्तव में हॉट सीट, जो गर्म तवा है, ये अब 2024 में हमें देखने को मिलेगा। 2019 में कुछ और लहर थी, दुष्यंत के पक्ष में लहर थी। अब दुष्यंत भी इतनी पिक्चर में नहीं है, इनेलो भी इतनी पिक्चर में नहीं है, बाकी आम आदमी पार्टी पिक्चर में नहीं है। तो डायरेक्ट कंटेस्ट यहाँ भी इस सीट का भी यही हाल है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्लस किसानों ने यहाँ पे अगर एकजुटता दिखाई, क्योंकि जो किसान मैदान में हैं वो शौकंद गोत्र से हैं और 24-25 गांव हैं, 82,000 यहाँ पर शौकंदों के वोट हैं। और दिलचस्प मुकाबला यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे माहौल होगा हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि चौटाला और वीरेंद्र परिवार के बीच में किसानों ने भी यहाँ पे एंट्री कर दी है। किसान भी यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और किसानों का ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत केंद्र शुरू से ही रहा है। जी मंदिर जी, नरवाना की बात करते हैं। नरवाना में भी हम सबको पता है कि एक चिंगारी थी पूरी, और पंजाब से लगता हुआ लास्ट एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि विधानसभा सीट है, उसके बाद पंजाब शुरू हो जाता है। और बहुत मीठी बोली है, दाल को दैल कहते हैं, चावल को चौड़ कहते हैं। तो क्या लग रहा है विजेंद्र की अब की बार, हालांकि रिजर्व सीट है और जेजेपी के खाते में गई थी, जेजेपी से 2 विधायक बने, आजकल बीजेपी की टिकट के लिए घूम रहे हैं वो। तो एक बार कुलदीप, जैसे हम तो ये ट्रेंड भी देख रहे हैं कि हरियाणा में जो रिजर्व सीट होते हैं वहां से कांग्रेस की या फिर किसी भी पार्टी की टिकट की दावेदारों की लिस्ट 60-70 होती है। बहुत सारे रिटायर्ड अफसर टिकट मांग रहे होते हैं दलित समुदाय से। तो आप बताइए कि कांग्रेस से कौन कौन मुख्य उम्मीदवार है और बीजेपी से कौन ट्राई कर रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जेजेपी के यहाँ से विधायक थे वो अभी बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं, रामनिवास। और दूसरा जो कांग्रेस की अगर हम बातचीत करें तो 44 कैंडिडेट है, 44 एप्लीकेंट है जिन्होंने टिकट मांगी है कांग्रेस की तरफ से। उनमें से मैं कुछ मुख्य नाम बताऊं तो आपको सुशील कुमार इंदौरा है जो एक्स एमपी है, रामबाग है यहाँ से एक्स एमएलए है, विद्या रानी है, श्रीमती विद्या रानी, श्री संजीव काल्याण है। ये कुछ नाम है, कुछ नाम और है जो मैं आपको बताऊंगा। अमनदीप सिंह है यहाँ जो एडवोकेट है, और इसमें से फकीर चंद सिंह मारवी, मतलब ये बहुत सारी लिस्ट लंबी है जिनमें से, लेकिन मुख्य नाम विद्या रानी या संजीव काल्याण या जो सुशील कुमार इंदौरा, इनमें से मुझे लग रहा है कोई ना किसी को टिकट मिलेगी। तो विजेंद्र आप बताइए कि नरवाना के लोग किसको चोड़ दाल खिलाएंगे, किसको खिलाएंगे? बिल्कुल, देखिए नरवाना के लोग वास्तव में बहुत अच्छे लोग हैं। और ये जो देखिए नरवाना जो सीट है, यहाँ जैसे उचाना का मैंने बताया, यहाँ पर जिस प्रकार से चौटाला और वीरेंद्र परिवार का एक कांटे का मुकाबला कई बार हुआ है, ऐसे ही रणदीप सिंह सुरजेवाला और चौटाला परिवार का यहाँ पर कई बार मुकाबला हुआ। और
ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने थे जब उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, और इसके बाद ये सीट 2005 में जब रिजर्व हुई तो रणदीप सिंह सुरजेवाला शिफ्ट कर गए थे कैथल के अंदर। यहाँ पर देखिए किसी नेता का प्रभाव रहता है, और मोस्टली ये रहा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला अपना यहाँ पर पूरा इंटरफेयर रखते हैं। कैथल के साथ लगती सीट पर उनका बड़ा इंटरेस्ट रहता है, अभी बहुत एक्टिव है। तो पिछली उन्होंने विद्या रानी को टिकट मिली थी, लेकिन वो यहाँ से हार गई थी। जेजेपी की वेव थी, जेजेपी की 3 सीटें जींद से आई थी, उचाना, दुलाना, और जिसमें से जो नए चेहरे थे सुरजाखेड़ा, रामनिवास सुरजाखेड़ा। अब की बार ये शुरू से ही दुष्यंत चौटाला के वर्किंग स्टाइल से, उनकी लीडरशिप शुरू से नाराज हैं, और लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से ही एक्टिव थे बीजेपी के लिए वोट मांगे इन्होंने, और अभी इस्तीफा देके हो सकता है बीजेपी के यहाँ से उम्मीदवार हों। और कांग्रेस की तरफ से इन्होंने नाम लिया संजीव कल्याण पिछले 15-20 सालों से हुड्डा परिवार के बहुत लॉयलिस्ट हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हुड्डा गुट की अभी तक पिछले 2-3 चुनाव में यहाँ पर जो है उनका दाव नहीं चला। रणदीप सिंह सुरजेवाला के उम्मीदवार यहाँ से उतरते रहे हैं। अब की बार भी अगर हुड्डा कैंप को यहाँ पर जो उनकी चलती है या उनका इंटरफेयर होता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो संजीव कल्याण उनकी तरफ से एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। इसके अलावा अमनदीप बेलर खां हैं, जो एडवोकेट इन्होंने जिक्र किया, वो रणदीप गुट से हो सकते हैं, विद्या रानी रणदीप गुट से हो सकती है, और भी कई उम्मीदवार हैं। लेकिन ये जो मुख्य नाम है, क्योंकि ये नरवाना जो है रिजर्व सीट है, खासतौर वेव की तरफ, जहां वेव होगी वेव की तरफ ये सीट जाएगी। और जो बड़े नेताओं का जो इन्फ्लुएंस है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन ये क्रक्स ऑफ द स्टोरी हम कह सकते हैं, ये जो सीट है वो जिस पार्टी की वेव है उसी पार्टी के साथ जाएगी। क्योंकि 2019 में आपने देखा होगा, रामनिवास जो सुरजाखेड़ा है एक फ्रेश कैंडिडेट थे, लेकिन जेजेपी के पक्ष में बहुत स्ट्रॉन्ग वेव थी, तो उस वेव में ये बह गए थे, तैर गए थे। और अब की बार जैसे लग रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल चल रहा है, मुद्दे कई हैं और कारण कई हैं, चाहे वो एचकेआरएन का है, और जी इस खासकर इस बेल्ट में चाहे वो बेरोजगारी का। हरियाणा में सबसे नंबर 1 जो जिला है वो जींद है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो है बेरोजगारी है, यहाँ पे नशे का बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे क्राइम का बहुत बड़ा मुद्दा है, नौकरियों का बहुत बड़ा मुद्दा कि जो एचकेआरएन है, एचकेआरएन में कोई मेरिट लिस्ट ही नहीं है, पता ही नहीं है कौन कहाँ से उठ के मैसेज आता है आप जाके ज्वाइन कर लो। तो ना कोई इसमें कोई क्राइटेरिया है, ना कोई मेरिट है। इस तरह के जो मुद्दे हैं, बहुत रिजेंटमेंट है, किसानों का मुद्दा है, पहलवानों का मुद्दा है, ये इस तरह के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर जो एक वेव बनी है, उस वेव में हो सकता है कि जो जिस पार्टी के पक्ष में जो वेव चल रही है, उस वेव में कांग्रेस का अगर कोई साफ छवि का, ठीक छवि का कैंडिडेट यहाँ पे आता है तो पक्का उनकी नैया पार है। लेकिन देखना ये होगा कि रणदीप गुट के खाते में टिकट जाती है या फिर हुड्डा गुट के जो गुट है उनके खाते में टिकट जाती है। तो कुल मिलाकर जीत की 500 सीटों पर एक डायरेक्ट कंटेस्ट बीजेपी और कांग्रेस का होगा। बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं वो कहीं पिक्चर में नहीं है, लाइट में नहीं है। कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एक कैंडिडेट नहीं है जो अपने दम पे ये कहे कि इसको टिकट मिलती है तो ये क्लियर है। पार्टी के पक्ष में और खिलाफ में यहाँ पे हवा है। अब देखना ये होगा कि किसके बाजी हाथ लगती है और अभी किन को टिकट मिलती है, किन के भाग्य में यहाँ से टिकट आती है बीजेपी और कांग्रेस पार्टी। जी मंदिर जी, तो जींद एक ऐसी धरती जिसने हमेशा हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टियों के पक्ष में एक हवा दी, हमेशा क्षेत्रीय पार्टियों को, क्षेत्रीय लीडरों को प्रमोट किया, और पहली बार हो रहा है कि वहां पर क्षेत्रीय पार्टियां सीन में नहीं है, और ये हरियाणा बनने के बाद पहली बार होगा। तो सीन है वो नेशनल पार्टी है। वो कहते हैं ना, जींद और नींद में कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, वो हवा निकल गई। तो नेशनल पॉलिटिक्स पहली बार जींद में एंटर कर रही है। जींद के लोग सीधे साधे और भोले भाले लोग हैं, और हम सबको पता है कि जो बोली की मिठास से लेकर और जो आंदोलन में जो उनका क्रांतिकारी अंदाज है, वो दोनों ही देखने को मिलते हैं। वो प्यार भी बड़े भर भर कर देते हैं, और जब आंदोलन होता है तो नारे भी खूब जोर से लगाते हैं। और वो शायद वो ट्रेलर दुष्यंत चौटाला ने देख लिया होगा। पहले 1-2 साल उन्होंने प्यार को एंजॉय किया, और बाकी के बचे 3 साल उन्होंने गालियां भी खूब खाई हैं। तो खैर, अब जींद का जो चुनाव होगा वही बताएगा कि चुनाव एक बार कैंडिडेटों की लिस्ट आ जाए, उसके बाद थोड़ा और विश्लेषण होगा, और उसके बाद तो फाइनली फिर जो चाबी है वो जींद के लोगों के हाथ में है। पता नहीं किसका ताला खोलेंगे, किसका नहीं। खैर, चुनाव दिलचस्प होगा, और मैं विजेंद्र का मेहमान बनकर जींद जिले में जरूर रिपोर्टिंग करने जाऊंगा। और स्वागत है, किसान आंदोलन की तरह पूरा स्वागत है, और हम चर्चा करते रहेंगे। और ये पक्का है, जब कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी हम बहुत ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे। हमने ना अब किसी पार्टी के पक्ष में कोई विश्लेषण हमने किया, ना हम कल करेंगे। हम उतनी ही ईमानदारी से करेंगे। कोई अगर नाराजगी होती है, मेरे पास बाद में फोन भी आते हैं, नाराजगी हो रहेगी, लेकिन हमें जो
हमारी जो ऑडियंस है, हम उनको पूरी ईमानदारी से विश्लेषण अब की तरह आगे भी देते रहेंगे और पूरा वो भरोसा कर सकते हैं। और आप आइए, आपकी बहुत-बहुत स्वागत है। पक्का हम मिलेंगे किसान आंदोलन की तरह जब आते थे, तो अब भी हम आपका इंतज़ार है। बिल्कुल। जी, विजेंद्र भाई पुराने साथी हैं और आपको ही तंग करूँगा दिन में। खैर, तो अब खत्म करते हैं बातचीत को और फिर दोबारा मुलाकात होगी। आप देखते और सुनते रहिए गाँव सवेरा।